बड़े बुजुर्गों ने एक कहावत कही है, आपने भी सुनी होगी, जर जोरू और ज़मीन। अगर कोई व्यक्ति इन तीनों में से किसी एक के भी लफड़े में कभी फंसता है तो उसके पास कितनी भी संपदा हो, कितना बड़ा परिवार हो, वो बर्बाद होकर के रह जाता है, तहस नहस होकर के रह जाता है और अंत में उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है, केवल बर्बादी के सिवा। और ये जो कहावत है, ये कहावत अपने आप में चरितार्थ करती है उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले की एक घटना, जिसमें एक 16 साल के मासूम से लड़के को, जो एक ताइक्वांडो का बहुत अच्छा प्लेयर था और कई जिला स्तरीय कंपटीशन भी जीता था, और जीतने के बाद वो नेशनल लेवल और प्रदेश स्तरीय पर तैयारी भी कर रहा था, और ऐसी उससे आकांक्षा भी लगाई हुई थी परिवार के लोग, उसके आस पड़ोस के लोग, कि ये हो सकता है कि भविष्य में हमारे देश का या प्रदेश का नाम जरूर रोशन करेगा। उस मासूम से 16 साल के लड़के को, जो अभी इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, इस ज़मीन के विवाद में उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया जाता है। और अलग करने वाला कोई और नहीं, रिश्ते में उसका चाचा भाई ही लगता है, पड़ोस में रहने वाला उसका, आप कह सकते हैं चाचा लगे या भाई लगे, वो व्यक्ति ज़मीन के विवाद में इस मासूम से लड़के की हत्या कर देता है। और ये जो पूरी खबर थी, जैसे जैसे उस क्षेत्र से निकल करके ज़िले में और प्रदेश में फैलती है, सरकार से लेकर के प्रशासन तक के सभी के हाथ पांव फूल जाते हैं। लोगों को समझ नहीं आता है कि इस तालिबानी तरीके से किसी मासूम की हत्या कोई कैसे कर सकता है। अब अपने आप में काफ़ी ऐसे सवाल थे, आखिर क्या ऐसा विवाद था जिसमें इस मासूम की हत्या की गई है और हत्या करने वाला व्यक्ति कौन है। ये सब सारी चीज़ें आज इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, और ये कहानी आपको बहुत कुछ अंत तक सिखा करके जाएगी, तो आप इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक पंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले की। उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में एक थाना लगता है गौरा बादशाहपुर, और गौरा बादशाहपुर थाने के अंदर ही कबीरुद्दीन एक गांव है। इस गांव की एक घटना बताई जा रही है। इस गांव में अनुराग यादव, जिसकी उम्र 16 या 17 साल के लगभग करीब में थी, और प्यार से इसके छोटू कहा जाता था। तो अब जो अनुराग यादव था, ये 5 बहनों में अकेला भाई था, और परिवार 30 अक्टूबर का दिन था, परिवार दीपावली की तैयारी कर रहा था, क्योंकि अगले दिन दीपावली थी, तो घर में साफ़ सफाई वगैरह भी चल रही थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के परिवार काफ़ी खुश था कि चलो कल दिवाली है, दिवाली मनाया जाएगा। भाई के साथ बहनें भी खुश थी कि भाई कई बार चैम्पियनशिप जीत चुका है। परिवार वाले भी भाई को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बहनें भी, इकलौता भाई था तो पसंद भी बहुत ज़्यादा करती थी, लाड प्यार बहुत ज़्यादा था। तो होता ऐसा है कि 30 अक्टूबर के दिन अनुराग जो था, जो छोटू जिसकी हत्या की गई है, अनुराग अपने चचेरे भाई के साथ अपने घर से निकल करके ब्रश ले लेता है। ब्रश करते हुए अपने घर से निकल करके एक कच्ची सड़क होती है, कच्ची सड़क पर, मतलब रास्ता था, आप देखेंगे गांव वगैरह में भी जो गए होंगे तो कच्चा रास्ता होता है जिसपे ईंट वगैरह या कुछ ऐसा नहीं होता, जिसे हम लोग आने जाने का उपयोग करते हैं। उस रास्ते पर जा रहा था, तो उसी रास्ते पर एक जगह कुछ ईंट वगैरह गिरा हुआ था। तो अनुराग क्या करता है कि वो ईंट उठा करके एक जगह रखने की कोशिश करता है। तभी पीछे से एक व्यक्ति की आवाज़ आती है कि छोटू, वो जो ईंट है उसको जैसा है वैसे ही छोड़ दो, नहीं तो बवाल हो जाएगा। अब इतना सुनना था, तो अनुराग का जो चचेरा भाई था, वो उम्र में काफ़ी बड़ा था अनुराग से, तो वो अनुराग को कहता है कि अनुराग छोड़ दो, फालतू का विवाद हो जाएगा, चलो चलते हैं, जहाँ चलना है वहाँ हम लोग चलते हैं। अब इतना कह करके वो दोनों, अनुराग और अनुराग का जो चचेरा भाई था, वो दोनों जाने लग जाते हैं। तभी पीछे से जो व्यक्ति आवाज़ लगाया था कि अनुराग इस ईंट को छोड़ दो नहीं तो विवाद हो जाएगा, वो व्यक्ति अपने घर में जाता है और घर से एक तलवार लेकर के बाहर निकलता है। और जैसे ही वो हल्ला करते हुए बाहर निकलता है, उसके साथ उसके परिवार के भी कई सदस्य बाहर निकलते हैं। किसी के हाथ में असलहा है, किसी के हाथ में चाकू है, किसी के हाथ में डंडा है। इस तरीके से वो सभी लेकर के निकलते हैं। अब जो अनुराग था, अनुराग का घर
और जो व्यक्ति जिस तलवार लेकर के निकला, दोनों का अड़ोस पड़ोस में घर था, तो इतना शोर शराबा सुन करके अनुराग की माँ भी घर से बाहर निकल जाती है और देखने की कोशिश करती है कि आखिर हुआ क्या है। तो जैसे वो बाहर निकलती है तब तक जो अनुराग था और जो अनुराग का भाई था, ये दोनों जा रहे होते हैं। तो जो व्यक्ति तलवार लेकर के आ रहा होता है वो अनुराग के ऊपर दौड़ता है उस पर हमला करने के लिए। तो अनुराग वहाँ से पीछे हट जाता है और अनुराग का भाई जो होता है वो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करता है। तो जो व्यक्ति तलवार लेकर के जा रहा होता है वो व्यक्ति उस आदमी के पीछे दौड़ता है मारने के लिए, और वो व्यक्ति स्कूल की तरफ जाता है और वहाँ पर बच जाता है। आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति पकड़ नहीं पाता जो तलवार लेकर के पीछा किया हुआ था। वो वापस आता है, वापस आने की कोशिश करता है। तो अनुराग जो था अपने माँ बाप के साथ मतलब अपनी माँ के पास में ही था, पीछे मुड़ा हुआ था। वो व्यक्ति तलवार लेकर के आता है और पीछे से अनुराग की गर्दन पर वार कर देता उस तलवार से। जैसे ही वो वार करता है, अनुराग का जो सर होता है उसके धड़ से अलग हो जाता है। अनुराग देख नहीं पाता है, पीछे से वार होता है, उसका जो सर होता है वो धड़ से जैसे ही अलग होता है उसका धड़ वहीं गिर जाता है और जो सर होता है वो ज़मीन पर पड़ जाता है। अब ये जो पूरी घटना थी, अनुराग की माँ और उसकी 5 बहनों के सामने ये पूरी घटना घटती है। और अनुराग की माँ जो थी वो अपने लाडले बेटे, जो इकलौता बेटा था जिससे कई ख्वाहिशें थी, कई तमन्नाएं थीं, उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी कि उसकी आँख के सामने उसके बेटे का सर जो था वो धड़ से अलग कर दिया गया है। वो उस माँ अपने बेटे का सर जो होता है कटा सर, वो अपने आंचल में लेकर के चित्कारने लग जाती है, रोने लग जाती है कि ये क्या हो गया, ये ज़मीन जायदाद सब यहीं रह जाएगा और ये मेरा बेटा चले गया इस दुनिया को छोड़ कर के। पल भर में आक्रोश की इतनी बड़ी सज़ा मिलती है, और ये आक्रोश पल भर का अगर आप कहें तो बहुत गलत होगा। ये आक्रोश था 40 से 45 साल पुराना। दरअसल होता ऐसा है कि कबरुद्दीन गांव में रामजीत यादव और लालता यादव, ये 2 परिवार रहते थे, दोनों आप पड़ोस में ही रहते थे, तो दोनों यादव ही थे। तो अब रामजीत यादव और लालता यादव में 40-45 साल पहले कुछ ज़मीन का पुराना विवाद था, और वो भी ज़मीन ऐसी थी कि वो ग्राम समाज की ज़मीन थी। मतलब आप कह सकते हैं बंजर ज़मीन, जिस पे कोई भी अगर खाली है तो यूज कर सकता है, उस तरीके की ज़मीन थी। अब इस ज़मीन को लेकर के काफ़ी दिनों से विवाद था, और वो विवाद 40 से 45 साल पुराना था। और आप समझ सकते हैं कि इसमें आप किसी एक सरकार को कैसे दोष दे सकते हैं, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे मायावती जी की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की सरकार रही हो। इन चीज़ों का निपटारा किसी भी सरकार में नहीं किया गया, और अब जाकर के जब ये हत्या हुई है तब शासन और प्रशासन अपने स्तर पर जागा है। तो होता ऐसा है कि रामजीत यादव और जो लालता यादव होता है, इन दोनों के बीच विवाद था, और रामजीत यादव का ही बेटा था अनुराग यादव छोटू, जिसकी हत्या की गई है। तो लालता यादव का जो परिवार था वो परिवार थोड़ा दबंग टाइप से है, मतलब उनकी हैसियत वहाँ पर उस गांव में थोड़ा ज़्यादा है। अब होता ऐसा है कि लालता यादव का जो परिवार था 29 अक्टूबर के दिन उस विवादित ज़मीन पर जा कर के कुछ कार्य वगैरह करने की कोशिश करता है। तो रामजीत यादव का जो भाई होता है वो मना कर देता है, विरोध करता है। तो अब इन चीज़ों से और जो विरोध की जो बात होती है, तो लालता यादव का परिवार थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि मतलब कैसे ये बोल दिया। विवाद वहाँ होता है, तो जो ग्राम के कुछ और लोग सदस्य थे वो वहाँ पर पहुँच करके मामले को शांत करवा देते हैं, लेकिन मामला शांत नहीं होता है। लालता यादव का जो परिवार होता है वो अंदर खाने प्लानिंग करने की कोशिश करता है कि कल रामजीत यादव के परिवार को मार देंगे। अब ये पूरी प्लानिंग पूरी रात भर चलती है और विवाद खोजा जाता है कि कैसे विवाद किया जाए जिससे इस घटना को अंजाम दिया जाए। और विवाद बस उस छोटे से ईंट उठाने की वजह से होती है। जब अनुराग यादव जिस रास्ते से जा रहा होता तो वहाँ पर कुछ ईंट पड़ी हुई थी, तो ईंट हटाता है, बस इन्हीं चीज़ों को लेकर के विवाद हो जाता है। और विवाद करने वाला जो मुख्य आरोपी होता है वो रमेश यादव होता है, जो कि लालता यादव का पुत्र था और जो अभी शादीशुदा नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि अभी शादी नहीं हुई है,
रमेश यादव ये अनुराग को आवाज़ लगाता है कि अनुराग जो ईंट रखा हुआ उसको मत छूना, नहीं तो मारेंगे। अब इतना कहते ही अनुराग जो था वो ईंट छोड़ देता है और छोड़ करके अपने खेत की तरफ जाने लगता है और जो रमेश यादव होता है वो तलवार लेकर के पहुंच जाता है अनुराग को और उसके भाई चचेरे भाई को मारने के लिए। तो चचेरा भाई भागता है स्कूल की तरफ, तो रमेश यादव उसके पीछे पीछे भागता है तो उसको पकड़ नहीं पाता है, और जो अनुराग होता है वो घर की तरफ भागता है तो घर की तरफ आ जाता है। जब रमेश उस अनुराग के भाई को मारने जाता तो वो नहीं पा पाता उसको, तो वापस उधर से आता है स्कूल की तरफ से लौटते रहता है, तो रास्ते में ही अनुराग मिल जाता है और अनुराग के सर गर्दन पर ही रमेश यादव तलवार से वार कर देता है। जैसे ही वार करता है जो अनुराग की गर्दन होती है वो धड़ से अलग हो जाती है और शरीर छटपटाने लगता है। माँ उसकी सामने होती है। माँ जैसे ही इन सब चीज़ों को देखती है वो दहाड़े मार मार करके रोने लग जाती है कि मेरा इकलौता बेटा मेरे सामने मर गया। अब इन चीज़ों की जो इस पूरे घटनाक्रम की जो पूरी खबर होती है ये पूरे उस गांव में फैलती है, गांव से पूरे क्षेत्र में, पूरे ज़िले में, ज़िले से पूरे प्रदेश में फैल जाती है, सरकार तक ये बातें पहुंच जाती है। अब जो स्थिल पड़े हुए जितने भी विभागीय कर्मचारी थे, चाहे आप राजस्व विभाग की बात करें, वो राजस्व विभाग निठल्ला पड़ा हुआ रहता है जो 40 से 45 साल तक इस विवादित ज़मीन को आज तक न सुलझा पाया, न इन सब चीज़ों को रफा दफा कर पाया। वो पुलिस प्रशासन विभाग जो एसओ होता है वो एसओ ये बार बार कहता था कि ये यादवों का झगड़ा है और जब तक इस ज़मीन पर एक खून नहीं गिरेगा, इस पूरे घटना में एक मर्डर नहीं होगा, तब तक ये पूरा केस ख़त्म नहीं होगा। अब आप समझ सकते हैं कि एक पुलिस प्रशासन के द्वारा इस तरीके की बात की जाती थी। और जो पीड़ित पक्ष है अनुराग की परिवार का भी कहना है कि हम लोगों ने 2 सालों में 200 से अधिक रिपोर्ट दर्ज करवाई लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उन लोगों का ये भी कहना है कि इस कार्रवाई नहीं होने की जो सबसे बड़ी वजह है, लालता यादव का एक लड़का है जिसका नाम है राजेश यादव। राजेश यादव एसआई है, सब इंस्पेक्टर दरोगा है और जिसकी पोस्टिंग मेरठ में हुई है, अभी ट्रेनी में है। वो अपने पावर का, अपने रसूख का धौंस दिखाता था। और परिवार में एक सफाई कर्मी भी है, और सफाई कर्मी जिसमें लाल मोहन वो सफाई कर्मी है। तो ये अपने पावर का, अपने रसूख का दबदबा दिखाता था। और जो क्षेत्रीय लोग हैं वो भी ये बात कहते हैं कि ये परिवार इतना ज़्यादा मनबढ़ था, प्रशासन में इनकी इतनी ज़्यादा पकड़ है कि अगर किसी की ज़मीन को ऊपर मतलब बिना मतलब का केस कर देना, विवादित उस ज़मीन को कर लेना और अगले को डराना धमकाना, दूसरे व्यक्ति पर केस कर देना, इस तरीके से ये परिवार की शुरू से ही आदत थी। अब जब ये सारी चीज़ें निकल करके आती है कि ये भूमि विवाद का मामला, और भूमि विवाद में उस अनुराग यादव की हत्या की जाती है जो एक ताइक्वांडो का बहुत अच्छा प्लेयर था, जिसने अभी हाल ही फिलहाल में चंदौली में इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद उसने गौतम बुद्ध नगर में ओपन नेशनल में रजत पदक भी हासिल किया हुआ था। और वो डिस्ट्रिक्ट से नेशनल लेवल की भी तैयारी कर रहा था जाने की। और ताइक्वांडो का अच्छा प्लेयर था ऐसा कहा जाता है, और पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था, इंटरमीडिएट में पढ़ाई करता था। उस मासूम की हत्या कर दी जाती है जो इकलौता वारिस होता है उस पूरे परिवार का। 5 बहनों में एक लौता वारिस। आप समझ सकते हैं कि उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, उस माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। खैर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें निकल करके आई हैं। पुलिस प्रशासन की जो कार्यवाही है वो कार्यवाही बहुत कुछ मतलब कई विवादों में फंसी हुई नज़र आ रही है। परिवार का आरोप है कि जो प्रशासन वो सही तरीके से अपनी जांच पड़ताल नहीं कर रहा है, जिसमें अभी तक लगभग 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो 4 मुख्य आरोपी हैं, मुख्य आरोपी में रमेश यादव है जो कि हत्यारा है, जिसने अपनी तलवार से हत्या की है। उसका भाई राजेश यादव जो दरोगा है, और ये दरोगा की जो गतिविधियां थी ये सबसे संदिग्ध मानी गई हैं, क्योंकि ये अपने पावर का उपयोग हमेशा किया और ये अपने पूरे परिवार को ये कहता था। इसकी जब
CDR वगैरह निकाली गई है पुलिस के द्वारा, इसकी कॉल डिटेल वगैरह निकाली गई है। तो ये हत्या और हत्या से पहले लगातार अपने परिवार के संपर्क में था और ये लोगों को भड़काता था कि मतलब तुम लोग उसको मार दो, जो होगा हम देख लेंगे। ये इतना तक अपने पावर का, अपने रुतबे का उपयोग करता था राजेश यादव। और जो इनका पिता है लालता यादव, ये और उसके साथ एक आरोपी है सूरज, जो अभी बच्चा कहा जाता है और जिस नाबालिग है सूरज, ये 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से 2 आरोपी अभी फरार है, जिसमें एक शशांक है और एक लाल मोहन है। ये लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं, जबकि 4 लोग इसमें आप कह सकते हैं कि अभी पुलिस की कस्टडी में है और इनको भी जेल में रखा गया है। और पीड़ित परिवार का भी यही कहना है कि जैसे हमारे भाई को या हमारे बेटे की हत्या की गई है, उस तरीके से पुलिस प्रशासन इनका इनकाउंटर करे, इनके घर को तोड़फोड़ करे, योगी जी का बुलडोजर चले। खैर ये तो समय बताएगा कि शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, लेकिन इसमें राजनीति भी बहुत अपने स्तर पर शुरू हो चुकी है, जिसमें अखिलेश यादव जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी अपनी तरीके से बहुत सारे चीज़ें इसमें कहे हैं कि प्रशासन का दोष है, सरकार की फेलियर है, नाकामियां हैं। लेकिन ये जो घटना घटी है, ये बताया जा रहा है कि 40-45 साल पुरानी विवादित ज़मीन है। तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार में, शासन में मुख्यमंत्री रह चुके माननीय अखिलेश यादव को भी सोचना चाहिए कि उनके भी शासनकाल में ये जो विवादित चीज़ें थी तो इसका निपटारा किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। खैर पार्टियां हैं, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेगा, लेकिन जो सबसे मुख्य बातें हैं, मुख्य बातें यही हैं कि ये जो ज़मीन होती है ना, ये यहीं की यहीं रही जाती है, कोई इसे लेकर के नहीं जाता है। और समय रहते अगर राजस्व विभाग या पुलिस प्रशासन इन चीज़ों का समझौता या जो भी है उचित कार्रवाई किया होता, तो आज हो सकता है कि इस तरीके की घटनाएं नहीं घटती। खैर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा कि कभी भी अगर किसी भी चीज़ों का आपको लग रहा है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल है, आपके बाहर जा रहा है, तो आप वहाँ पर पीछे हटने में ही भलाई है। उन चीज़ों का निपटारा किया जाना चाहिए आपस में बैठ करके, थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम, बस यही होता है, और कोई ले करके नहीं जाता। और आप खास करके उत्तर प्रदेश में देखे होंगे कि कई बार छोटी छोटी ज़मीनों के लिए झगड़ा हो जाता है, जिसमें मारकाट वगैरह सुनने में आता है। खैर ये बहुत बड़ी घटना अपने आप में निकल करके आई है, जो सरकार के सुरक्षा तंत्र पर, विभागीय राजस्व विभाग की कार्रवाई पर बहुत सारे सवालिया निशान लगा रही है। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी लेखपालों की बहुत नाकाबिलियत सामने निकल करके आती है, समय समय पर आपको भी मिलती होगी जानकारियाँ। खैर आपकी क्या राय है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों को लेकर के, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। फिर आगे एक नई कड़ी में नई कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय राम।